अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यू वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, वी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k और थर्ड वेक्टर दिया हुआ है w 5i माइनस जे प्लस 3k। तो फाइंड क्या करना है, u वेक्टर प्लस 2v प्लस w। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 7.2 की तर्ज का ही है, वो आपने खुद कर लेना है। देखें, u वेक्टर i प्लस 2j माइनस के, u की जगह लिखेंगे प्लस 2 वैसे का वैसे, v वेक्टर की जगह 3i माइनस 2j प्लस 2k प्लस w की जगह थर्ड वेक्टर 5i माइनस j प्लस 3k। तो देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है v वेक्टर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 4j प्लस 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 2 2 4k। ये 5i प्लस माइनस j प्लस 3k वैसे का वैसे आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस k वैसे का वैसे। अब देखें i प्लस 6i तो कितना बन गया 7i प्लस 5i, 7 प्लस 5 12i, ठीक है। j 2j माइनस 4j माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 4, ठीक है। और माइनस 1j, 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3j। थर्ड वन पे आता है हमारा k माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 आ गया, प्लस 3 प्लस 15, तो यहाँ पे 3k है, 15 हमने लिख दिया। माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 6k आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ऑपरेशन हमने करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन का जस्ट, और मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है ब्रैकेट की सूरत में तो मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट के साथ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी टाइप का। थर्ड पार्ट देखें, 3v वेक्टर प्लस w, इसका क्या लेना है मॉडुलस, सही है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के बारे में हमने स्टडी किया था, मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर u है, u का मॉडुलस लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है, सही है। तो 3v प्लस w, पहले ये ऑपरेशन करके एक वेक्टर की सूरत बनाते हैं ना, तो 3v प्लस w, 3 वैसे v वेक्टर लिखेंगे प्लस w वेक्टर, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें v वेक्टर को, 3 3 9i माइनस 3 2 6j प्लस 3 2 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। तो 9i प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14i माइनस 6j माइनस 1 माइनस 7j प्लस 6k प्लस 3k प्लस 9k आ जाएगा ना। तो ये हमने फाइंड कर लिया 3v प्लस w। एडिशन किया दोनों वेक्टर्स का 3 के साथ v को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमारा एक वेक्टर हासिल हो गया। अब इस वेक्टर का हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस, 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और सब का स्क्वायर रूट
मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। 14 हमारा ए कहलाएगा, -7 बी कहलाएगा और 9 जो है सी कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों का स्केयर लिया। 14 का स्केयर 196, -7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81। ऐड किया तीनों टर्म्स को तो 326 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, डायरेक्शन बाद में। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ये वी वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड का सिंबल मॉडुलस फॉर्म में लिखना है वी वेक्टर को, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर मतलब 4 का स्केयर, 4 + 9 + 16 स्केयर लेने के बाद तीनों को ऐड करेंगे तो √29 आ गया। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी वेक्टर। अच्छा, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड को ए को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, बी को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, सी को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। ये हमारे 3 डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। अल्फ़ा के लिए ए आवर मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा के लिए 3 आवर मैग्नीट्यूड और कॉस गैमा के लिए 4 आवर मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, सही है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 2 आवर √29, कॉस बीटा 3 आवर √29। तो ये क्या आ जाता है, थर्ड वन पे 4 आवर √29। क्लियर, 2, 3, 4 इन तीनों को हम ए, बी और सी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन का, किस वेक्टर के लिए, वी वेक्टर के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड करना है जबकि हमें α_i + α+1j + 2k मॉडुलस, मतलब इस सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दिया हुआ, 3 के इक्वल। हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको 3 के इक्वल रखेंगे। इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो अगर =3 इसी गिवन कंडीशन को इकट्ठा लेके चलना है तो इकट्ठा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड =3, 3 के इक्वल पुट करके रखने के बाद मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं इस वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर α+1 प्लस सी का स्केयर। सी क्या है, इधर मेंशन हो रहा है 2, तो अल्फ़ा स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, α+1 a + b का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन हो गया ना इसका, 2 का स्केयर 4। अब ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये स्केयरिंग लेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और ये स्केयर ओपन करेंगे फार्मूला। ठीक है, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 + 1 5 और ये 9 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ रहा है, 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा 5 - 9 - 4 = 0। अब इन तीनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2 = 0। क्लियर, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2 = 0। इसके अब पेयर बना लें,
पेयर क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करने से -2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए, तो +2 -1 हमारे पेयर बन जाएंगे इसके ना। अब आगे जस्ट अल्फ़ा के लिए हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेयर बना रही है हमने +2 -1, +2 -1 +1 के इक्वल आ गया जो हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -2 भी आ गया, सही है। तो अल्फ़ा स्केयर ये +1 की जगह +2 -1 लिख दिया, अल्फ़ा वैसे के वैसे -2, पहली दोनों टर्म में से कॉमन अल्फ़ा कॉमन, तो अल्फ़ा +2 बच गया। दूसरी दोनों टर्म में से माइनस कुछ भी नहीं कॉमन आता तो -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा +2 हो जाएगा। दोनों टर्म कॉमन आ रही हैं, 2 टर्म्स हो गई, अल्फ़ा +2 दोनों में कॉमन, अल्फ़ा -1 बच गया। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा +2 = 0, अल्फ़ा -1 = 0, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो अल्फ़ा = -2, अल्फ़ा = -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1। ये हमारे 2 आंसर आ गए अल्फ़ा के, यही हमें चाहिए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन जिस तरफ भी है उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर वी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वी कैप = वी वेक्टर अवर वी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये हमने फार्मूला स्टडी किया हुआ है, किसके लिए, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मतलब गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। लेट करें वी वेक्टर = I + 2j - k, तो वी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, मतलब -1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर +1, 4 1 5 + 1 6 √ ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद फार्मूला लिखें यूनिट वेक्टर का, वी कैप = वी वेक्टर अवर वी वेक्टर मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अब और मैग्नीट्यूड हमारा √6, तो अलग-अलग लिख दें, 1/√6 I + 2/√6j -1/√6, यहाँ माइनस आता है हमने प्लस लिख दिया, -1/√6k, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर = 3i - j - 4k, बी वेक्टर -2i - 4j - 3k, और सी वेक्टर है i + 2j - k। तो फाइंड हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि किसके पैरेलल है, 3a - 2b + 4c। अब देखें, एक हमने जॉइंट करके एक वेक्टर का नाम देना है जो कि इन 3 वेक्टर्स को इकट्ठा करके सिंप्लीफिकेशन की सूरत में हासिल होगा, ठीक है। तो उसका हमने यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है इसके फाइंड करना है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक वेक्टर जिसका हम नाम रख लेते हैं डी रख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, तो एक वेक्टर हम लेते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को जॉइंट करके इस कंडीशन में 3a - 2b + 4c, उसको हम डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले तो जॉइंट करके एक वेक्टर बनाते हैं, बाकी बातें बाद में। तो लेट डी वेक्टर = 3a - 2b + 4c।
तीनों वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर का नाम दिया, उसको डी नाम देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन 3 वैसे ही ए वेक्टर, -2 वैसे ही बी वेक्टर, +4 वैसे ही सी वेक्टर। ठीक है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 आर 12 के, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आई, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 जे, माइनस माइनस प्लस 3 4 6 3 2 6 के। थर्ड वन पे 4 आई प्लस 4 2 आर 8 जे, प्लस माइनस माइनस 4 के। इसके बाद जो कंपोनेंट्स है, आई कंपोनेंट इकट्ठे कर दें, 9 + 4 + 4 17। जे कंपोनेंट इकट्ठे कर दें, -3j + 8j + 8j, 13j आ गया। थर्ड वन पे -12 + 6 -6 आ गया, -6 -4 -10 के। ये हमारे पास एक वेक्टर हासिल हो गया, तीनों को कंपोजिट करके इकट्ठा करके। अब देखें, एक वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, जो कि इसके इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, अब देखें, एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। इस वेक्टर का अब हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? डी वेक्टर अवर डी मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड को हम लेंथ ही बोलते हैं। तो हमने यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल हमने फाइंड करना है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो ना, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उसका यूनिट वेक्टर सेम होता है। समझ लें कि ये एक डी वेक्टर है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है। ये डी वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, जो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। एक लेट करते हैं यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो यू वेक्टर है। ये यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये हमने फाइंड करना है। अब ये इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब है कि डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और यू, ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जस्ट हम ये जो वेक्टर हमने एक ड्राइव किया कंपोजिट करके, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो वही हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, कंडीशन आपको समझ आ गई कि अगर हम जो हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, जिसको हम यू वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है, तो अगर ये डी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस डी वेक्टर का, तो किसके इक्वल होता है? डी कैप इक्वल टू डी वेक्टर अवर डी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आप खुद कर ले, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला क्या है? x² + y² + z²। x क्या आएगा? 17² + y क्या आएगा? 13² + z क्या आएगा? -10 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास डी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और गिवन वेक्टर को डी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर? तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी उसी पैटर्न से है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करें हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू दिस वन। यहाँ एक ही वेक्टर दिया हुआ है, ये कंपोजिट यहाँ नहीं किया हुआ। इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं वी का, वी वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो अब देखें, वेक्टर हमने फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। सही है, तो सबसे पहले तो जिस वेक्टर के पैरेलल है ना, उसका हम निकाल लेते हैं
यूनिट वेक्टर क्यों निकालना है, देखें मैग्नीट्यूड दिया हो ना, तो हम जानते हैं ये वेक्टर हमने फाइंड करना है। वेक्टर जो हमने फाइंड करना है उसको आप नाम दे दें यू वेक्टर का, ये हमने फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड इस यू वेक्टर का दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब ये हमें 4 दिया हुआ है। क्लियर। तो पैरेलल इसके है। सबसे पहले जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला किस तरह, कुछ इस तरह बनेगा। यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का क्या होगा जो हमने फाइंड करना है, यू वेक्टर अवर यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर फाइंड करना है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू का यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, ये हमारा हासिल हो गया वेक्टर जो कि हमने फाइंड करना है। क्लियर। तो इसलिए हम सबसे पहले देखें यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जिसके पैरेलल है, क्योंकि हेल्प हमने इस वेक्टर की लेनी है। तो पैरेलल हो तो इसको हमने नाम दिया वी वेक्टर का। इसका मतलब है कि वी वेक्टर, वी का यूनिट वेक्टर और यू दोनों के यूनिट वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों कि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम जो गिवन वेक्टर है इसको हम लेट करते हैं वी को, वी का नाम देते हैं, और इस वी का लेंथ फाइंड करें, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इसको हमने ए बी सी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। 2 का स्केयर 4, -3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर 36, 49 बन गया, और अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वी कैप इक्वल टू वी वेक्टर अवर वी मैग्नीट्यूड। वी कैप क्या है, गिवन वेक्टर अवर मैग्नीट्यूड। तो लहदा लिख लें 2/7i -3/7j प्लस 6/7k। ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखें हमें रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास क्या है। रिक्वायर्ड वेक्टर ये है, यू वेक्टर इक्वल टू यू कैप मतलब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, ये बनता है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जो हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो हम ये यू वेक्टर को वी वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो वी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यू वेक्टर को हम वी वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। वी वेक्टर इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो यही देखें रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। ये रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, मतलब वी मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, जो यू मैग्नीट्यूड है। ठीक है। यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि पैरेलल है। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो इसलिए हम 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, तो यूनिट वेक्टर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है ना वेक्टर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करें उसके यूनिट वेक्टर के साथ, 4 2 8, 8/7, 4 3 12 -12/7 प्लस 4 × 6 24/7k। क्लियर। बस ये आप जो है ना जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसको आप पैरेलल शेप में जिसके इक्वल हम रख रहे हैं उसके मुताबिक आपने फार्मूले को की शक्ल दे के आपने उसको फर्दर जो है फार्मूला ड्राइव करके सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 4k
वी वेक्टर है -i+3j-k एंड डब्ल्यू वेक्टर है i+6j+7z रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब देखें ये अगर ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीनों वेक्टर्स, देन फाइंड करनी है वैल्यू z की। तो ट्राइंगल शेप में हमने राइट ट्राइंगल का एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, पैथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी कंडीशन को ज़हन में रखते हुए आपने तीनों वेक्टर्स को इक्वल में लिखना है, दो वेक्टर एक तरफ, तीसरा वेक्टर एक तरफ। ठीक है, अब देखना है कौन से दो वेक्टर्स को अगर ऐड करें तो तीसरा वेक्टर आता है। ठीक है, देखें ज़रा, पहला u और v अगर इसको ऐड करते हैं 2 - 1, 2 आयोटा -1 आयोटा सॉरी मैं कह रहा हूँ i। ठीक है, कंपोनेंट है 2 - 1 1 आ जाएगा, ये देखें 1 है। 3j + 3j ऐड करें तो 6j आ जाता है, देखें थर्ड के इक्वल आ रहा है। 4k - 1k 4 - 1 3, तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों ये z = 3 के इक्वल आएगा। सही है, तो ये हमने कंपैरिजन में जो है ना देखा कि दो वेक्टर कौन से दो ऐड करें तो तीसरे वेक्टर के इक्वल आए, जो कि ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज हम लिखेंगे एज u v w रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन u वेक्टर प्लस v वेक्टर इन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आता है, थर्ड वेक्टर के। तो वो हमने कंडीशन इस तरह आपने देख लेनी है। ठीक है, तो लिखेंगे सो u वेक्टर प्लस v वेक्टर इक्वल टू w वेक्टर, u वेक्टर की जगह u वेक्टर लिखें उसके कंपोनेंट्स, फिर v वेक्टर इक्वल टू w वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस ऐड करें, 2 - 1 1, 3 + 3 6, 4 - 1 3 के आ गया। अब कंपेयर करें, इक्वल साइन है तो कंपेयर करें इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ। कंपेयर करने पे देखें ज़रा, हमें z की वैल्यू चाहिए तो z के इक्वल टू 3 के ये कंपेयर होगा, कंपोनेंट स्किप कर देंगे तो z इक्वल टू 3 बाय कंपेयरिंग z इक्वल टू 3। z का हमें वैल्यू हमें z की ही चाहिए थी। ठीक है, बहुत सिंपल। तो 9 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 फाइंड किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट भी इसी टाइप का है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 फाइंड किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखें, कांस्टेंट फाइंड करना है जबकि दो वेक्टर गिवन हो। ये कंडीशन ज़रा देखिएगा, जब हमने कांस्टेंट फाइंड करना हो और दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो कांस्टेंट फाइंड कैसे होता है, ये ज़रा देखिएगा कि कांस्टेंट हमने जो फाइंड करना है वो a है, ये सही है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो इनको हम रेशो की सूरत में लिख सकते हैं। देखें, a इसका कोफिशिएंट और i कंपोनेंट का कोफिशिएंट, इसको हम रेशो की सूरत में लिख सकते हैं अगर दोनों पैरेलल हों। a/1 इक्वल किसके आएगा, क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के। 9 j का कंपोनेंट, तो इस v वेक्टर के j के कंपोनेंट के इक्वल रेशो की सूरत में आएगा। 9 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू -12 k, तो k कंपोनेंट छोड़ा तो -12 इसका कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट, वो इस k के कोफिशिएंट के डिवाइड फॉर्म में आएगा। -12 इक्वल टू 4। ठीक है,
ये कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ए अवर 1 मतलब ए ही आ गया, 9 डिवाइड बाय -3 आ जाएगा, -12 डिवाइड बाय 3 इसका भी -3 आता है। इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या होगी, -3। क्लियर? वो चाहे आप 9 ओवर -3 से लिख लें, -12 ओवर 4 से आप ले लें, ए इक्वल टू -3। क्लियर? तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। ये रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो एक्सरसाइज 7.1 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 11 और 10 का ए पार्ट, ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सिमिलैरिटी ही है जितने हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, क्लियर, और पैरेलल जब हों तो कौन सी कंडीशन बनती है वेक्टर्स में। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर। देखें यहाँ पे 3 एंगल हमें दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट सेम पैटर्न से हैं। जब 3 एंगल दिए हुए हैं तो 3 एंगल का हमने बताना हुआ है कौन से ये तीनों ट्रिपल जो है एंगल हैं डायरेक्शन एंगल हैं सिंगल वेक्टर के। तो डायरेक्शन एंगल्स के लिए फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे कि अल्फा बीटा और गैमा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, वेक्टर के, सिंगल वेक्टर के। तो ये कंडीशन ज़हन में रखिएगा डायरेक्शन एंगल्स की। ठीक है, तो पहला एंगल दिया हुआ उसको हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा के, दूसरा एंगल दिया हुआ है बीटा के लेट कर लें, तीसरे एंगल को गैमा के इक्वल लेट कर लें। तो फार्मूला देखें जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो चेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 45, गैमा की जगह 60 स्क्वायर। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस 45 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर फॉर्म दी हुई है। कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो गैमा है तो स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे, तो ये आएगा 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा स्क्वायर अंडर से कैंसिल करने के बाद। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लें 4, एलसीएम आ गया 2 2 4 2 1 2, 2 2 4 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड बाय 4 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 + 2 + 1 5 और 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। देखें ये -1 के -1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब ये तीनों एंगल्स का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा का स्क्वायर, ये स्क्वायर की सूरत में अगर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 1 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों ट्रिपल एंगल्स हैं नॉट डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हैं, कि ये एंगल्स के डायरेक्शन नहीं है इनकी। ठीक है, तो लेकिन सो गिवन ट्रिपल इज नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर। तो ये एक तीनों एंगल
डायरेक्शन एंगल नहीं कहलाते। तो डायरेक्शन एंगल्स के ये जो है ना कंडीशन ज़हन में रखते हुए आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 7.2 और लेक्चर नंबर था हमारा 97। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह। जो फार्मूलाज इसमें डिस्कस हुए हैं, एक डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, और यूनिट वेक्टर, और थर्ड वन पे मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और पैरेलल हो अगर दो वेक्टर तो क्या कंडीशन होती है वो हमने डिस्कस की। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।